यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राहें क्यों जुदा हो गई? 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर क्यों चुनाव नहीं लड़ी? क्या इसकी वजह अखिलेश यादव की बेरुखी थी? मायावती के इन आरोपों को अखिलेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती ने बिना बताए गठबंधन को तोड़ दिया और अब सच छिपाने के लिए वो मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। गठबंधन टूटा, उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव के पहले दलित वोटों की दावेदारी के बीच अखिलेश यादव ने मायावती के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें मायावती ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच का गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि अखिलेश यादव न तो मायावती के फोन उठा रहे थे और न ही उनके पार्टी के किसी और नेता के। मायावती ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से 2 गुने सीटें मिल गई। मायावती ने यह खुलासा एक बुकलेट में किया है जो उपचुनाव और आने वाले चुनावों के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बांटी जा रही। इस बुकलेट में दावा किया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसलिए पार्टी के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। बीएसपी ने हाल ही में 59 पेज की बुकलेट छपवाई है, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जा रहा है। बीएसपी की कोशिश है कि इस बुकलेट के जरिए पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हाईकमान के रुख से वाकिफ हो, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी को उसकी खोई सियासी जमीन वापस मिल सके। हालांकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पीडीए की रणनीति पर ही यूपी का उपचुनाव लड़ेगी और सभी 10 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आएंगी। उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो, ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटी मायावती की पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, क्योंकि राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण बचाने के नारे के साथ अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति ने दलितों का दिल जीत लिया और बीएसपी को समर्थन करने वाले दलित वोटर भी इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। अब यूपी में उपचुनाव के पहले मायावती की कोशिश ये है कि वो किसी तरह दलितों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूर करें, ताकि चुनावों में उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। संसद से सड़क तक गरीबों, वंचितों और मजदूरों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। जेएनयू को लाल टापू में बदलने वाले स्टूडेंट लीडर से वामपंथ की धरोहर बने सीताराम येचुरी ने आज हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आज सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। जिसने कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार देखा, जिसने वामपंथ की ढलान देखी, मार्क्सवादी आंदोलन का वो सितारा टूट गया। मूल्यों और विचारों की राजनीति का सूरज अचानक अस्त हो गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सड़क से संसद तक मजदूरों और कामगारों की बुलंद आवाज खामोश हो गई। निमोनिया की शिकायत के कारण 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक खामोश हो गया। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक
खामोश हो गया। भारतीय राजनीति में कभी न भर सकने वाला शून्य पैदा हुआ। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन हम सबका है, कोई भी मज़हब आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था। जान तो रहे थे कि वो आने वाला है, लेकिन यकीन अभी भी नहीं है। लगातार संपर्क में रहा हूं उनके पार्टी के लोगों के साथ, जो हॉस्पिटल में थॉमस जी उनके साथ लगातार रह रहे थे। यकीन नहीं हो रहा है, सच पूछे तो। कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, ऊर्जा से भरे हुए लबरेज। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमेशा ये कहना आगे क्या करना है, बैठना नहीं है। कॉमरेड येचुरी ये थे, पढ़ने के बेहद शौकीन। एक ऐसी समझ जो मैं समझता हूं कि समकालीन राजनीति में बहुत कम लोगों के पास थी। सीताराम येचुरी का जो निधन हुआ, ये हमारा पार्टी के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए और जनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो भारत का जन आंदोलन का एक जाने माने नेता थे और भारत का संविधान, जनतंत्र और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। एक बहुत मजबूत आवाज था सीताराम येचुरी। हर जुल्म, हर अन्याय और हर गलत के खिलाफ डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज उठाने वाला एक बड़ा हमारे नेता थे। सीताराम येचुरी न सिर्फ वामपंथी विचारधारा के ध्रुवतारा थे, बल्कि गठबंधन की राजनीति के नायक भी थे। हालिया लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बनने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। विपरीत विचारधारा के लोग भी उनके दोस्तों में शुमार थे। तभी तो राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक तमाम राजनेताओं को येचुरी के निधन की खबर ने झटका दिया। राहुल गांधी ने न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त बताया, बल्कि आइडिया और इंडिया का रक्षक भी बता दिया। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी न केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब उन्हें नहीं आता था। एक शानदार वक्ता, एक शानदार सांसद और एक बहुत ही शानदार इंसान। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। सीताराम जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सीताराम येचुरी वामपंथ का वो चेहरा थे जिन्होंने न सिर्फ हरिकिशन सुरजीत की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि डूबते वामपंथ को भी संभाला। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका यह सफर एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सीताराम येचुरी के सियासी सफर की बात करें तो 1974 में वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए। 1974 में सीपीआईएम से जुड़े। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1977-78 में वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1978 में सीताराम येचुरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया संयुक्त सचिव बने। बाद में वो इसके अध्यक्ष भी बने। 1984 में येचुरी सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के सदस्य बने। महज 40 साल की उम्र में ही 1992 में पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए। 19 अप्रैल 2015 में वो सीपीआईएम के महासचिव बनाए गए। 2015 में जब येचुरी को महासचिव बनाया गया, उस वक्त वामपंथी राजनीति बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। 2004 में जब लेफ्ट ने यूपीए के साथ गठबंधन किया तो उस समय पार्टी के 43 सांसद थे। बाद में न्यूक्लियर डील को लेकर सीपीआईएम ने सरकार से गठबंधन वापस ले लिया। इससे पार्टी को नुकसान हुआ और 2014 में पार्टी के सांसद सिमटकर महज 9 रह गए। यूपीए 2 से लेकर आज तक को अगर आप देखें, आपका जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था 2004 का,
61 सीट्स की आपकी परफॉर्मेंस थी, उससे वो घट गई, फिर अब घट गई और अब तो स्थिति जो है सो है, सामने है सबके। 9 सीट्स हैं शायद आपकी, 11 है, 2 इंडिपेंडेंट। क्या लीडरशिप की प्रॉब्लम थी क्या प्रकाश करात जी इसे हैंडल नहीं कर सके? देखिए, इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने खुद माना कि गलतियां हुई लीडरशिप की तरफ से। बहुत सारे ऐसी बातें थी जो प्रशासन में गलतियां हुई बंगाल में, जिसके चलते हुए लोगों का विरोध जो है वो बढ़ा हमारे खिलाफ। ये सब कारण है जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। येचुरी ने महासचिव बनने के बाद फिर से पार्टी को संभाला। 2019 में वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से गठबंधन भी करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के पोलित ब्यूरो में प्रकाश करात ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया था। 2022 में येचुरी फिर एक बार महासचिव चुने गए। इस बार वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े। सीताराम येचुरी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मजदूरों की मुखर आवाज के तौर पर उनकी पहचान अमिट रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।